कैसे भारत पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करती है और उसी ऑपरेशन सिंदूर पर एक ऑथेंटिक बुक लिखी गई है, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। ऑथेंटिक इसलिए कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बुक का विमोचन किया है और इस बुक को लिखा है कोई और नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल केजस ढिल्लन, जो चिनार कोर कश्मीर में चिनार कोर है उसके कमांडर रह चुके हैं। सर, ये इस बुक का अनटोल्ड स्टोरी यानी अनकही कहानियां क्या है ऑपरेशन सिंदूर की? देखिए, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि पहलगाम के बाद में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और इस लड़ाई को, क्योंकि मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, मीडिया ने इस लड़ाई को बहुत अच्छे से कवर किया, बल्कि कुछ कुछ चैनल ने तो ज़्यादा ही अच्छे से कर दिया। और उस पूरे जो मीडिया का जो डिटेल्ड एनालिसिस था, मैंने भी उस डिस्कशन में हिस्सा लिया। एक चीज़ जो मीडिया के ज़्यादा ध्यान में नहीं आई वो थी बैटल ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK में जो युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध हुआ वहाँ पर, लेकिन किसी कारण से वो युद्ध एकदम आगे नहीं आ पाया। तो मैंने इस किताब के जरिए पहले तो एक अनटोल्ड स्टोरी या अनकही कहानी वो दी है, पूरा एक चैप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल की लड़ाई के ऊपर, और छोटे छोटे क्या क्या काम हुए डेट वाइज टाइम वाइज वो सारा इसमें दिया गया है। दूसरा जो है बैटल ऑफ नैरेटिव्स, मतलब एक दो न्यूक्लियर पावर्स इतिहास में पहली बार युद्ध में जाती हैं। 4 दिन का युद्ध होता है। एक न्यूक्लियर पावर 4 दिन में इस तरह ध्वस्त हो जाती है कि उसकी एयर डिफेंस ख़त्म है, उसकी एयरफोर्स ग्राउंडेड है, और इंडिया 11 टारगेट्स के ऊपर विद इम्प्यूनिटी अपने मर्जी से अपने टाइम से हमला करता है, और पाकिस्तान उसमें से एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। और उसके बाद शुरू होते हैं नैरेटिव्स, एजेंडाज, हमारा सच, उसका सच, मेरा झूठ, उसका झूठ। उन सब को तोड़ने के लिए इस किताब में एकदम से ऑथेंटिकेटेड, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, सच्चाई बयान की गई है, ताकि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसको ये लगे कि ये सच है। और ये सच, क्योंकि जैसे अभी बताया कि आर्मी चीफ ने खुद बुक लॉन्च की है, तो जो भी कहानियाँ, अनकही कहानियाँ, हाफ ट्रूथ्स, लाइज, मिथ्स, फॉग्स, वो सब इस बुक में क्लियर किए गए। जब 22 अप्रैल को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो हमला करते हैं, एक सैलानियों का नरसंहार जो करते हैं, उसके बाद 15 दिन तक भारतीय सेना इंतजार करती है। अंदाजा भी नहीं रहा होगा और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा, बहुत मूवमेंट भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है भारतीय सेना जिस तरह से टेरर कैंप पर अटैक करती है, क्या कहेंगे? कोई नुकसान नहीं, कुछ भी? मतलब इस किताब में उस 15 दिन का बहुत डिटेल में करीब 1.5 चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि वो 15 दिन क्यों लगे। लेकिन हिंदी में बताने के लिए, जो गहरा पानी होता है ना, वह स्थिर चलता है, उसमें कभी भी उछाल नहीं आता है, उसमें कभी आवाज़ नहीं आती, उसमें कभी वेव्स नहीं। गहरा पानी समुद्र जो है, जो उछाल आता है वो जब किनारे के पास आके पानी की गहराई कम हो जाती है, वो ज़्यादा उछलता है। तो हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एक रिस्पेक्टेड, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। तो हम में गहराई है, हमारे देश में गहराई है, हमारे फौज में गहराई है। तो वो 15 दिन का टाइम इसलिए लिया गया कि हम नहीं चाहते थे कोई भी ऐसा एक्शन हो जिससे कोलेटरल डैमेज हो, कोई सिविलियन की कैजुअलिटी हो। अगर टेरर टारगेट हिट करने हैं, उनके बारे में प्रॉपर इंटेलिजेंस आनी चाहिए, 3-4 माध्यम से इंटेलिजेंस की कोलैबोरेशन होनी चाहिए, या पुख्ता होनी चाहिए। उसके बारे में कौन सा वेपन सिस्टम यूज़ करना है, ताकि वो टारगेट को एकदम पहली स्ट्राइक में ही ध्वस्त करना है। हमारा इरादा नहीं था कि हम 4 दिन या 10 दिन या 20 दिन की लड़ाई, हमारा इरादा था पहली लड़ाई 23 मिनट में लड़ाई ख़त्म, क्योंकि जो हमारा एम था, जो हमारा निश्चय था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसलिए वो 15 दिन का वक्त, और 3 फोर्सेस ने सिनर्जी से काम करना है, कोऑर्डिनेशन से काम करना है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी चाहिए, अपने पूरे सिविलियंस की सिक्योरिटी चाहिए। सो ये सब करने में वक्त लगता है, लेकिन 15 दिन का वक्त मिलिट्री की प्रिपरेशन के हिसाब से एक बहुत कम वक्त है। और ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया कि 15 दिन में हम एक न्यूक्लियर पावर के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। क्या अंदाजा था कि जब भारत जो है, सेना जो है, थल सेना, वायुसेना जो है, जो आतंकी कैंप पर हमला करेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है जवाबी कार्रवाई करेगा? चूंकि आप लोगों ने हिट किया, केवल टेरर कैंप को हिट किया, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं, कोई सिविलियन टारगेट नहीं। देखिए, ये इस किताब में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जब
कोई भी एक्शन लिया जाता है मिलिट्री का तो उसका पहले वॉर गेम होता है कि इसके बदले में दुश्मन क्या करेगा। तो दुश्मन की कैपेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, दुश्मन की हर कॉन्टीजेंसी को मद्देनज़र रखते हुए दुश्मन का हर एक्शन जो है वॉर गेम किया जाता है। और उस एक्शन के खिलाफ हमारी कैसे कार्रवाई रहेगी, हम कैसे अपने मिलिट्री को, अपने पब्लिक को, अपनी बाउंड्रीज़ को महफूज रखेंगे, उसके बारे में तैयारी की जाती है। उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन की जाती है। वो रिसोर्स एलोकेशन जो है वो उसकी प्रैक्टिस करती है, रिहर्सल करती है, आसपास की फॉर्मेशन से कोऑर्डिनेशन करती है। वो सब कुछ हुआ इस 15 दिन में। लेकिन इतना कम समय में कैसे हुआ? चीफ भी कुछ जिक्र कर रहे थे कि जो नीचे लेवल के जो कमांडर्स हैं उनको निर्देश दिया गया था, आप बहुत हद तक ऊपर से निर्देश नहीं ले सकते थे। इन बातों में का किताबों में कैसे जिक्र किया था? बिल्कुल यही तो चीज़ है कि 15 दिन में एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर हमला करना और इतना कुछ कोऑर्डिनेशन करना, ना कि सिर्फ मिलिट्री के बीच में, सिविल के बीच में भी, डिप्लोमेसी के बीच में, इकोनॉमिक्स के बीच में और बाकी के अपने जो हमारा डायस्पोरा है उन सब के। तो ये 15 दिन में इतना कुछ करना, जंग की तैयारी करना, अपनी हिफाजत की तैयारी करना और कानों कान खबर भी नहीं होने देना हम क्या करने जा रहे हैं। यही तो ही कूटनीति है, यही तो चाणक्य नीति है, यही तो है आर्ट ऑफ वॉर, ऑपरेशनल आर्ट। और 4 दिन जो एक अघोषित लड़ाई जिसको कह सकते हैं वो चला, वहां पर कैसे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया? अगर किताब के या इस किताब में उस 4 दिन के ऊपर 2 चैप्टर हैं। पहली बार इतिहास में दो न्यूक्लियर पावर आपस में आमने सामने जंग के मैदान में आई। 4 दिन की जंग हुई। एक न्यूक्लियर पावर जिसको तीसरी न्यूक्लियर पावर सपोर्ट कर रही थी, 4 दिन के अंदर वो घुटनों के बल आ गई। उसका एयर डिफेंस ख़त्म, उसकी एयरफोर्स उड़ने के लिए तैयार नहीं थी। 300 से ज़्यादा किलोमीटर अंदर जाके हमने उनके जो हवाई प्लेटफॉर्म्स थे उनको नष्ट किया। तो ये लड़ाई एक अपने आप में मिलिट्री हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट बनेगी आगे, कैसे 23 मिनट में एक न्यूक्लियर पावर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यही है द अनटोल्ड स्टोरी। आपने जो जिक्र किया कि डीप स्ट्राइक, क्या पाकिस्तान ने सोचा था कि बहावलपुर तक हिट करेंगे? मुजफ्फराबाद से लेकर लश्कर, जैश और हिजबुल के सारे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे? ये तो पहली बार हुआ। पीओके से आगे पंजाब पाकिस्तान पहुंच गया पूरा। 1971 के बाद, किताब में इसका जिक्र है, 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के पंजाब के अंदर हमने किसी किस्म का भी अपना एक्सप्लोजिव या प्रोजेक्टाइल या मिसाइल दागी है। तो अगर 54 साल के बाद में कोई कार्रवाई हुई है तो उसका कारण रहा होगा, उसका कोई तरीका रहा होगा, उसके ऊपर सोच विचार किया होगा। और पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। इसी को तो सरप्राइज़ कहते हैं, इसी को तो ऑपरेशनल आर्ट कहते हैं। जो ऑपरेशनल आर्ट है वो कमांडर्स के दिमाग में चलती है, उससे फिर प्लान्स निकलते हैं। उस प्लान को ग्राउंड के ऊपर कमांडर जो हैं, जूनियर लेवल कमांडर, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इस सब के बीच में दुश्मन को कानों कान खबर भी नहीं हो और हमारी किसी किस्म की सिक्योरिटी भी लीक नहीं हो। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस और भारत ने अचीव किया। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो सारा नैरेटिव की बात कर रहे हैं और सारा वार की बात कर रहे हैं, उसकी अगुवाई तो जनरल मुनीर कर रहे थे। वो सारा खुराफात उन्हीं का था, पहलगाम से लेकर सब कुछ। इसका जिक्र इसमें बिल्कुल है कि जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम से पहले क्या स्टेटमेंट दिए, पहलगाम हुआ, उसके बाद में जब पाकिस्तान हारता है और ख़ुद को अपने आप को खुद ही वो फील्ड मार्शल बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किताब में दी गई हैं कि पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ पर चूक किया जहाँ हमारा मुकाबला नहीं कर पाया। उसका पूरा श्रेय भारत के सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व को जाता है, भारत की पॉलिटिकल विल को जाता है, भारत की पब्लिक की सपोर्ट को जाता है, भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी सिनर्जी और उनके कोऑर्डिनेशन और उनकी वे ऑफ फाइटिंग अ वॉर उसको जाता है। और जो टेक्नोलॉजी को हमने इम्बाइब किया, टेक्नोलॉजी को जो हमने अपने प्लान में इन्मेश किया, ये सब कुछ इस किताब के जरिए रीडर्स को पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान सुधरा नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अभी भी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जारी है। पाकिस्तान अगर सुधरा नहीं है तो ऑपरेशन सिंदूर भी ख़त्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और इसका मतलब यही है कि अगर वो दोबारा से दुस्साहस करेगा तो इससे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर शब्दों में बयान कर दिया है। एक टेररिज्म को लेकर एक नया डिफिनेशन भी आया है। जी हाँ, न्यू काउंटर टेरर स्ट्रेटजी जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम नहीं इस चीज़ में कोई भी फ़र्क मानेंगे कि एक टेररिस्ट है, कोई आर्मी उसको सपोर्ट कर रही है या कोई देश उसको सपोर्ट कर रहा है। हमारे लिए वो तीनों टेररिस्ट हैं। तो जो डिफरेंशिएशन बिटवीन अ टेररिस्ट एंड द सपोर्ट सिस्टम वो अब ख़त्म हो गया है। टेररिस्ट और उसको सपोर्ट करने वाले में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों को एक नज़र से, टेररिस्ट की नज़र से देखेंगे और टेररिस्ट के नज़र से ही उसके खिलाफ ऑपरेशन किए जाएंगे। मतलब अब सेना को कार्रवाई करने के लिए किसी से पूछने के कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आर्मी चीफ ने बोला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को पूरी छूट थी
किस किस्म से वो ऑपरेशन करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पर वो अटैक करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पर वो कोऑर्डिनेशन करके। तो ये हमेशा ही होता है। कोई भी न्यूक्लियर पावर दूसरे न्यूक्लियर पावर को 4 दिन में ध्वस्त करती है तो एक हाथ पीछे रख के ध्वस्त नहीं कर सकती। उसके लिए सेनाओं को अपनी प्लानिंग, अपनी एग्जीक्यूशन के लिए पूरी छूट होती है, और वो छूट थी ऑपरेशन सिंदूर में और आगे भी रहेगी। बहुत कुछ सीखने को मिला इस ऑपरेशन सिंदूर सर की बात करें तो। जी हाँ, इसमें करीब 1.5 चैप्टर इसी के ऊपर है कि लेसन लर्न क्या है, मिलिट्री के लेसन लर्न क्या है, स्ट्रेटजी के लेसन लर्न क्या है, जियो पॉलिटिक्स के लेसन लर्न क्या है, पॉलिटिकल विल के लेसन लर्न क्या है, और टैक्टिकल से लेकर स्ट्रेटजिक लेवल तक के लेसन लर्न किताब में जिक्र। कुछ बताएं सर इसके बारे में, क्या क्या लेसन अगर सेना को मिले? नहीं, जैसे मैंने बोला है कि टैक्टिकल लेवल से लेकर जियो स्ट्रेटजिक लेवल तक कि क्या क्या लेसन हैं जो इसको हम अच्छे से किया है, और दूसरा कि इसको हम और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके ऊपर करीब 1.5 चैप्टर में पूरा जिक्र है इसका। और ये भी बहुत अच्छा देखने में आया कि तीनों फोर्सेस के बीच में एक जो कोऑर्डिनेशन जिसको कर सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस देखने का है, और सिविलियन पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्से अगर बात करें पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से लोग सड़क पर निकले विरोध में, अगर कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपनी पहली किताब में ये लिखा था कि नेशंस गो टू वॉर, मिलिट्रीज ओनली फाइट ऑन द बॉर्डर। यानी कि देश जंग में जाते हैं, सेनाएं सिर्फ जो सीमाओं के ऊपर लड़ती हैं। हर नागरिक एक सैनिक है। एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट इज अ सिटीजन सोल्जर। तो पूरा देश जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, उसमें मिलिट्री इन्वॉल्व है, उसमें इकोनॉमी इन्वॉल्व है, उसमें डिप्लोमेसी इन्वॉल्व है, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल विल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सब कुछ जब मिला करके ही कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बनती है, और वही दुश्मन के ऊपर अप्लाई की जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग दिखा सर, अगर कश्मीर की बात करें खासतौर से पहलगाम आतंकी होने के बाद जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल के आए हैं ऑलरेडी विरोध करने के लिए आतंकी और पाकिस्तान का। ये भी इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कश्मीर की पब्लिक बिना डरे आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पे आके नारेबाजी करती है, और मीडिया के ऊपर बिना फेस कवर किए हुए अपना पूरा बयान देती है। तो ये न्यू नॉर्मल है। कश्मीर की जो पीस है, कश्मीर में जो शांति है, वो इरिवर्सिबल है। अभी लोग नहीं चाहते कि वापस आतंक के दौर में जाएं, तो इसलिए वो सड़कों पे आके पाकिस्तान और टेररिज्म का विरोध करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। एक अंतिम सवाल का, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या लगता है सुधर जाएगा, आतंकी भेजना बंद कर देगा, निर्दोष सैलानी जो आए हुए थे उनकी हत्याएं बंद हो जाएगी सर, कुछ सुधर जाएगा? देखिए, पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है, जो अंदरूनी हालात है, उससे अपनी पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी देखिए, वहाँ पेट्रोल, डीजल, चीनी, चाय पत्ती, आटे, दाल का भाव देखिए, पाकिस्तानी रुपए का डॉलर के मुकाबले में रेट देखिए, उनकी इकॉनमी, उनकी डिप्लोमेसी देखिए। फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं पर भी उनका कोई सुनता ही नहीं है। 370 के बाद कोई 1-2 देश को छोड़कर उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। उनकी मिलिट्री की हालत तो जितनी की जाए उतना ही कम है। जो भी चीफ बनता है वो फॉरेन कंट्री जाकर सेटल होता है, और जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है जहाँ जेल में जाता है, जहाँ भाग जाता है। तो अंदरूनी हालात से अपनी पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान के पास कश्मीर का मुद्दा जो है, वो कभी भी अगर अंदरूनी हालात ख़राब होते हैं तो कश्मीर में कुछ कार्रवाई करेगा जिससे पब्लिक का ध्यान इस तरफ हो जाए। मतलब तो इससे मतलब ये है कि पाकिस्तान से ये उम्मीद रखना कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, नहीं। उसके लिए हमें अपनी तैयारी, फ़ौज की तैयारी, हमें अपने देश की तैयारी, हमारी पॉलिटिकल विल की तैयारी, हमारी पब्लिक सपोर्ट की तैयारी, ये हमको हर वक्त रखनी है। इंग्लिश में कहते हैं कीप द पाउडर ड्राई। तो हमें अपना जो असला है, जहाँ पाउडर है, उसको हर वक्त तैयार रखना है। और पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करेगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि इसके बाद में बस जंग होगी। जाहिर सी बात है इसके बाद में जंग होगी। ये किताब है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें साफ तौर पर जनरल डिलन ने लिखा है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो वह सबक भुगतने के लिए भी तैयार है। नई दिल्ली में कैमरामैन राकेश के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।